सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है बायो स्टडी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का लेक्चर नंबर 6 और लास्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो वहां पे आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ होने के बाद एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी देखेंगे, बर्थ कंट्रोल कैसे करें, कुछ टेम्पररी मेथड, कुछ परमानेंट मेथड देखेंगे और लास्टली हम इनफर्टिलिटी के बारे में देखने वाले हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है और उसके उपाय कौन कौन से हैं आज के ज़माने में, ठीक है। यस सर, अगर ये जो विनर बैच चल रही है हमारी यूट्यूब पे, ये जो है वो फ्री बैच है। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है जहां से आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, लाइव आपके डाउट सॉल्व होंगे, टेस्ट सीरीज और बाकी की सारी चीज़ें आपको वहां पे मिल रही होगी। तो चलिए फिर आज का लेक्चर जो हम शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर आपका 6 होगा चैप्टर नंबर 2 का। और इसके अंदर सबसे पहला जो मैं पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे वो लिखूंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या देखेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। यस सर। सो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? अब देखो, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, लेकिन इसका प्रॉपर नॉलेज हमें होना चाहिए, ठीक है। हमारे समाज में आपको पता है क्या होता है कि लड़की के अंदर आपके 2 ओपनिंग होते हैं वजाना के अंदर, दैट मीन्स हम पूरे स्ट्रक्चर को यूरेथ्रा कहते हैं, मेल यूरेथ्रा वैसे ही फीमेल यूरेथ्रा। सो फीमेल यूरेथ्रा के अंदर 2 ओपनिंग होती है, आपको पता है, एक आपका वजाइनल ओपनिंग और एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग जिससे यूरिन आता है, और एक जो ओपनिंग होते हैं उससे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका वजाइनल ओपनिंग से होता है। तो आपकी जो वजाइनल ओपनिंग है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, उसे हम बोलते हैं हाइमन मेम्ब्रेन, और ये जो हाइमिन मेम्ब्रेन है या फिर जिसे हम हाइमन मेम्ब्रेन कहते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि अगर वो ब्रेक है दैट मीन्स जो वर्जिनिटी है वो लॉस हो गई है, या फिर जो फीमेल है हम उसे अच्छा नहीं कंसिडर करते, या फिर एक अलग नज़रिए से उस फीमेल की तरफ देखा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को समाज में ये जो अंधश्रद्धा है उसको दूर करने के लिए ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसकी नॉलेज हमें होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आने वाले पीढ़ी को ये सारी चीज़ें नेचुरल लगे या फिर उसे ये ना लगे कि ये कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जानने की बहुत आवश्यकता है। और ये जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसके अंदर आरसीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज मीन बाय आरसीएच, ठीक है। आरसीएच क्या है सर? तो आरसीएच है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। आरसीएच क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? आरसीएच प्रोग्राम कहते हैं। इस आरसीएच प्रोग्राम का ये कहना है कि लोगों को जागरूकता हो जाए रिप्रोडक्शन के बारे में, वो सारी चीज़ें जो है उन्हें सीखने को मिले कि रिप्रोडक्शन आखिर क्या होता है, कैसे हम रिप्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं। अब ये जो आरसीएच है या फिर ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ोगे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक ओवरऑल उसकी जो पार्श्वभूमि है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि आरसीएच का मेन जो मोटिव है वो क्या है। अब ये जो आरसीएच है आपका 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है, ठीक है। कितने चीज़ के ऊपर? 3 चीज़ के ऊपर काम करता है आरसीएच। जो पहली चीज़ होती है वो होती है मैटरनल डेथ या फिर नेटेलिटी, हम जिसे बोलते हैं मैटरनल नेटेलिटी। यस यस सर। सो जो मदर है उस वो नेटेलिटी मतलब क्या? अब सॉरी, नेटेलिटी नहीं लिखेंगे यहाँ पे होगी मोर्टेलिटी। नेटेलिटी मतलब ओके कोई बात नहीं, मोर्टेलिटी क्या लिखेंगे? मैटरनल मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है? डेथ। तो मदर की डेथ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपका फीटस है उसकी भी डेथ नहीं होनी चाहिए। यस। और उसके बाद है आपका थर्ड वाला एमटीपी, ठीक है। एमटीपी मतलब क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
मतलब क्या कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हम बीच में स्टॉप नहीं कर सकते, वो रोकना चाहिए, या फिर वो रोकने के लिए ये आपका पूरा RCH एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ काम करता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो पैराग्राफ जो है वो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, जस्ट आपको वो पढ़नी है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अब आपके 12th बायोलॉजी के सिलेबस में ये जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको बताते हैं कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसे हम समझ सके। हमारा जो मूड स्विंग होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और इसी के कारण ही मूड चेंज होता है। कभी कभी हमें घर वालों जो होते हैं, हमारे घर वाले, उनके ऊपर गुस्सा आता है, राइट, यस, तो वो एक हार्मोनल चेंज के कारण हो सकता है। तो ये नेचुरल उसे कंसीडर करिए। या फिर कभी कभी जो है वो किसी फैमिली के अंदर ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है, जिससे फिर एक दोनों में भी, मतलब हमारे घर वाले जो पेरेंट्स रहते हैं और जो बच्चा रहता है, वो दोनों के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रेस का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, यस, ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है आपका बर्थ कंट्रोल का। कौन सा है, बर्थ कंट्रोल। मैं यहां पे लिखता हूं बर्थ कंट्रोल। अब देखो बर्थ कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है अर्थ छोटी सी है, छोटी सी मतलब बहुत बड़ी है, लेकिन जो आबादी बढ़ रही है हर साल, ओके, मेंडल जो है वो जेनेटिक्स का फादर था, आपको पता है। उसके साथ ही साथ इवोल्यूशन के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन, और वो डार्विन साइंटिस्ट ने कहा था कि इस अर्थ के ऊपर जो है वो जो लोग हैं उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। इसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये कैपेसिटी ही हमें नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर बहुत बढ़ रही है लेकिन जो हमारी लैंड है, हमारी जगह है, अर्थ है, वो लिमिटेड है। अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट लाइफ सोर्सेस है वो भी लिमिटेड है, मतलब आप देख सकते हो वाटर लिमिटेड है, रिसोर्सेस सारे लिमिटेड है, लेकिन हम आबादी अनलिमिटेड प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अच्छे से सर्वाइव करें, जो रिसोर्सेस है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, तो हमें बर्थ को कंट्रोल करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और आपके किताब में ये आपको टॉपिक देना जो है वो भारत सरकार को बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको पहले से ही पता हो। ठीक है, यस सर। अब ये जो बर्थ कंट्रोल है वो क्यों करना पड़ता है, आपको समझ में आ गया? यस सर। अब बर्थ को कैसे कंट्रोल करें, इसके दो मेथड्स आपको दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर। एक है आपका टेम्पररी मेथड, यस और नो, यस सर, और दूसरा है आपका परमानेंट मेथड। अब एक मेथड ऐसा है कुछ समय के लिए बर्थ को कंट्रोल किया जाता है, और दूसरा परमानेंट, लाइफ टाइम के लिए, मतलब एक बार आपने वो मेथड कर डाला फिर आपका जो है नेक्स्ट जनरेशन आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, यस सर। अब देखते हैं बर्थ कंट्रोल में आपके दो मेथड है। पहला जो मेथड है सर वो है टेम्पररी मेथड। ठीक है, टेम्पोररी मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्पररी मेथड को देखेंगे और उसके बाद हम परमानेंट मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, सो टेम्पररी मेथड्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, परमानेंट मेथड में आपको दो ऑप्शन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं टेम्पररी मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हम कर सकते हैं जिससे बर्थ कंट्रोल हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड आपके किताब के अंदर आपको दिया गया है बुक के अंदर, वो है रिदम मेथड, या फिर उसे बोला जाता है सेफ पीरियड। क्या बोला जाता है? सेफ पीरियड। क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इसे बोला जाता है रिदम पीरियड। यस, ठीक है, सेफ पीरियड, रिदम पीरियड, और इसे जो है आप देख सकते हो वो हम कहेंगे सेफ पीरियड और रिदम पीरियड। अब ये इसमें क्या होता है सर, तो एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, मतलब मेल और फीमेल, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये नेचुरल मेथड है। क्या है? नेचुरल मेथड है। तो सेफ पीरियड कौन सा होता है, तो इसके लिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा रिवाइज करना की आवश्यकता है, थोड़ा उसको समझने की आवश्यकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है कितने डेज की होती है? 28 डेज की होती है, जिसमें 1 से 5 क्या होती है आपकी पहली फेज, दूसरी 5 से 13, उसके बाद जो 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, और उसके बाद आगे 28 डेज तक ये क्या होती है, साइकिल चलती है। अब अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करोगे तो यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक, मतलब इस समय तक, ये पहले दिन से आपके 13वें दिन तक एक होता है क्या, एक मीन्स ओहम,
यहाँ पे जो ओहम है वो प्रेजेंट ही नहीं होता। ध्यान दीजिए, क्यों नहीं होता? क्योंकि ओव्यूलेशन ना आपके सर 14वें दिन होता है, तो यहाँ से ओव्यूलेशन आगे है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर आगे मतलब 14 से फिर आगे 28 दिन तक मतलब ओहम है, लेकिन सर पहले से आपके 14वें दिन तक ओहम ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइम को मतलब यहाँ पे जो टाइम है आपका 1 से 13 दिन तक, कौन सा टाइम है? 1 से 13 दिन तक। ये जो टाइम है इसे बोला जाता है सेफ पीरियड, रिदम पीरियड, ठीक है, या फिर उसे सेफ मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओहम रिलीज नहीं होता है अगर इस समय पे ये टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए और अगर स्पर्म जो है वो फीमेल के ओवरी के अंदर चले जाए तो फिर वहां पे ओहम ही नहीं होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसके कारण वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। यस, अगर ये ओहम प्रोड्यूस हो गया 14 दिन के बाद अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो फिर वहां पे चांसेस होते हैं। इसीलिए ओव्यूलेशन के पहले जो है वो ऐसा टाइम होता है जिसे हम नेचुरल मेथड या फिर सेफ पीरियड, रिदम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ये हम अपना सकते हैं, ये टेम्पररी मेथड्स है, राइट, ये टेम्पररी मेथड है, ध्यान दीजिए। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में हो रही है वो उसको पता होता है कि कब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। तो अगर आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर पहले तारीख को हो रहा है, महीनों की पहले तारीख को, ओके, ऐसा महीना है जिसमें पहले तारीख को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके 14वें तारीख को क्या होगा? ओहम रिलीज होगा। तो मेंस्ट्रुअल 14 तारीख तक मतलब 1 से 13 तक जो है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो वो आपका टेम्पररी मेथड होता है। तो ये आपका टेम्पररी मेथड है, ठीक है। यस सर, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और दूसरी जो है टेम्पररी मेथड हम देखते हैं, ठीक है। यस सर, अब देखो दूसरी टेम्पररी मेथड कौन सी है? एक हो गया आपका नेचुरल मेथड, सेफ पीरियड, रिदम पीरियड, हम जिसको बोलते हैं, 3 नाम उसके। अब जो दूसरी मेथड है इसको हम येलो कलर का पेन ले लेते हैं। दूसरी मेथड जो है आपकी वो मैं यहां पे आपको बताता हूं कौन सी है। वो है क्वाइटस इंटरप्ट्स, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्ट्स मतलब क्या होता है? तो इसमें, ठीक है, देखो इसमें आपका मेल पार्टनर है, यस और नो, यस, और फीमेल पार्टनर है। तो जो मेल पार्टनर है वो क्या करता है, जो फीमेल का वजाइना होता है उसमें जब पेनिस जो है आपका इंसर्ट करता है, तब पेनिस जब इंसर्ट करता है तो जब इजैकुलेशन प्रोसेस होने वाली होती है तब ये जो मेल है वो क्या करता है, पेनिस जो है वो वजाइना से बाहर निकाल लेता है, जिससे जो इजैकुलेशन है वो जो है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ना होके वो बाहर गिर जाता है। दैट मीन्स कि स्पर्म अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसे बोला जाता है क्वाइटस इंटरप्ट्स। मतलब इसमें क्या हुआ कि बीच में ही पेनिस जो है वो बाहर निकाल लिया गया है, मतलब क्वाइटस इंटरप्ट्स। अब देखो, अब आप बोलोगे सर सही है, इसमें तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अब इस क्वाइटस इंटरप्ट्स में एक बात ध्यान दीजिए कि अगर जब इजैकुलेशन होता है, सही है, इजैकुलेशन हो गया मतलब वहां पे सीमन रिलीज होगा। सीमन में क्या है? स्पर्म्स है, स्पर्म्स और अदर ग्लैंड्स के फ्लूइड है। लेकिन यहां पे रिलीज तो हुआ है, लेकिन इसमें ना थोड़े चांसेस है, इसके पॉसिबिलिटी जो है, ऐसा नहीं होता है कि इसमें बोल सकते फेलियर भी इसके मेथड्स के हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इजैकुलेशन फ्लूइड बाहर निकलता है उसके पहले जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है, कभी कभी उसमें भी स्पर्म्स होते हैं। तो इसके जो फेलियर के हाई चांसेस है आपके क्वाइटस इंटरप्ट्स के। ये आपका बर्थ कंट्रोल में आता है टेम्पररी, ठीक है। यस सर, ये आपका आता है टेम्पररी मेथड में। तो टेम्पररी मेथड में हमने 2 देखे, ठीक है। यस, पहला कौन सा देखा हमने, ठीक है, यहां पे सेम हो गया था। पहला हमने देखा नेचुरल मेथड जिसको हम रिदम पीरियड और सेफ पीरियड भी बोला जाता है। दूसरा भी हमने देखा क्वाइटस इंटरप्ट्स, ठीक है। यस सर, अब तीसरी जो मेथड हम देखेंगे वो तीसरी मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरी। लैक्टेशनल एमेनोरी। अब ये लैक्टेशनल एमेनोरी मतलब क्या होता है सर? अब देखो, ये जो लैक्टेशनल एमेनोरी है ना, ये आपका प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होता है, सिर्फ प्रेग्नेंट। यस,
जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, उस प्रेग्नेंट वुमन जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, जब क्योंकि बेबी को फीड करना होता है, तो जब वो मिल्क प्रोड्यूस करती है मतलब लैक्टेशनल और एमेनोरी, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन जैसे ही बेबी को बाहर, क्योंकि कैसा है फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपकी प्रेगनेंस ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है प्रेग्नेंट वुमन के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई मतलब ओहम नहीं रिलीज होगा, ओहम रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म अगर अंदर गया बॉडी के तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। सही है। तो जब बेबी बाहर आता है फीमेल के, ठीक है, पर्चुरेशन जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस को, तो जब बेबी की डिलीवरी होती है उसके बाद थोड़ा समय लगता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। तो उस समय में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अब्सेंट होती है, जिसे बोला जाता है एमेनोरी। एमेनोरी मतलब अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है और लैक्टेशनल है मतलब इंटेंस लैक्टेशन है, क्योंकि जो बेबी जो रिलीज प्रोड्यूस हुआ है उसको जो है क्या किया जाता है, लैक्टेशन मतलब जो वो जो मदर है उस बेबी को क्या करेगी, मिल्क फीड करेगी। तब समय पे, उस समय पे लैक्टेशनल एमेनोरी हम बोलते हैं, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है और तब अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो जो है वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। ये टेम्पररी मेथड में आपका आएगा, वो होता है लैक्टेशनल एमेनोरी। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अब, ये हो गया आपका लैक्टेशनल एमेनोरी। उसके बाद लैक्टेशनल एमेनोरी आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका 4th नंबर का जो टेम्पररी मेथड होता है वो होता है केमिकल मीन्स। केमिकल मीन्स, ठीक है। यस सर, केमिकल मीन्स। अब केमिकल मीन्स में क्या होता है, कुछ टैबलेट होते हैं फोम जेलीस, इसके अंदर क्या आते हैं आपके टैबलेट फोम जेलीस, ठीक है। सो आपकी जो टैबलेट फोम और जेलीस है ये यूज किए जाते हैं। यस और नो? यस सर, ये यूज किए जाते हैं। और ये जो टैबलेट फोम और जेलीज होते हैं ये क्या करते हैं, इसके अंदर होते हैं स्पर्मीसाइड। क्या होते हैं? स्पर्मीसाइड्स होते हैं। अब स्पर्मीसाइड मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पर्म और साइड्स मतलब किल करने वाला। स्पर्म को किल करने वाले केमिकल्स यहाँ पे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जैसे ही स्पर्म वजाना के अंदर एंटर होता है, दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं, तब वहाँ पे वो किल हो जाते हैं। तो उसे बोला जाता है केमिकल मीन्स, मतलब केमिकल्स जो यूज किए जाते हैं टू किल स्पर्म्स। अंडरस्टैंड? यस सर, वो आता है आपका केमिकल मीन्स में। ओके, आगे देखेंगे। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो केमिकल मीन्स आपको समझ में आ गया। उसके बाद 5th वाला होता है मैकेनिकल मीन्स, ठीक है। मैकेनिकल मतलब कुछ फिजिकल बैरियर यूज किए जाते हैं, मैकेनिकल मीन्स, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से यूज किए जाते हैं, सबसे पहला है कॉन्डम, ओके। उसके बाद जो है आपका आता है डायफ्रैगम, ओके। यस सर। उसके बाद आता है आपका वॉल्व्स, उसके बाद आता है आपका आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसको बोला जाता है आईयूडी, ठीक है। सो वॉल्व्स, आईयूडीज, डायफ्रैगम, ओके, और पहला वाला आपका कॉन्डम। तो ये जो मेथड्स है ये क्या करते हैं, मैकेनिकल मीन्स होते हैं। अब मैकेनिकल मीन्स मतलब क्या होता है कि ये जो है वो आपका जो स्पर्म है और जो ओहम है ये दोनों को मिलने नहीं देते। समझ में आ रहा है? उसके बीच में एक बैरियर होता है, यहां से स्पर्म आता है, इधर ओहम होता है, लेकिन बीच में एक बैरियर है जो उनको मिलने नहीं दे रहा है, वो होता है आपका मैकेनिकल मीन्स। समझ में आ रहा है? यस सर। अब मेल के अंदर कौन सी यूज करते हैं आपको पता है, ओके, ये हम मेल्स के अंदर यूज करेंगे। लेकिन आपका जो डायफ्रैगम है, ये जो वॉल्व्स है, आईयूडीज है, ये आपका फीमेल के द्वारा यूज की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पर्म को ही हम बाहर गिरने से रोकेंगे, नहीं, अगर फीमेल भी यूज करना चाहती है तो फीमेल भी यूज कर सकती है। अब दोनों पार्टनर में से एक कोई भी यूज करेगा तो जिससे क्या होगा, आपका जो सीमन है या फिर स्पर्म और ओहम है दोनों का कांटेक्ट नहीं होगा। कांटेक्ट नहीं होगा मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मतलब नेक्स्ट जनरेशन नहीं प्रोड्यूस होगी, मतलब हमने क्या किया, बर्थ को कंट्रोल किया। लेकिन मेथड कौन सी होगी आपकी, टेम्पररी मेथड्स। ओके, ये आ गया आपका इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा फिजियोलॉजिकल मीन्स, ओके, फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस जिसको कहा जाता है, क्या बोला जाता है, फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस, ठीक है।
अब फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस क्या होता है सर? अब फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सहेली नाम की पील। कौन सी? सहेली। ठीक है, ये आपको मेडिकल पे मिल जाएगी। सहेली नाम की एक पिल्स है जो क्या करती है, फीमेल द्वारा यूज की जाती है, और ये फीमेल द्वारा यूज करने के कारण जो है वहां पे ये इनहिबिट करती है। किसको? इनहिबिट। ठीक है, इनहिबिट ओव्यूलेशन ये इनहिबिट करती है, मतलब ओव्यूलेशन ही नहीं होता। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओहम प्रोड्यूस नहीं होगा, और ओहम प्रोड्यूस नहीं हुआ तो अगर वहां पे स्पर्म गया भी तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ है। तो वो पिल्स जो है वो यूज की जाती है। ये जो पिल्स है वो हफ्ते में एक बार यूज की जाती है, वंस इन अ वीक। ओके, इसको कैसे यूज किया जाता है? हफ्ते में जो है एक बार यूज की जाती है बाय फीमेल, वंस इन वीक। तो वो अगर यूज की है, वो अगर पिल्स ली है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो वो हम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर, वो आपको पता है। उसके साथ ही साथ अब ये पिल्स जो यूज कर रहे हैं जिससे ओव्यूलेशन नहीं आ रहा है, तो इसके साइड इफेक्ट भी है। ठीक है, तो जो आपका ब्रेस्ट है उसके अंदर कभी कभी पेन आ जाता है, मतलब जो फीमेल की चेस्ट होती है वहां पे क्या होता है, पेन आता है। तो यहां पे मैं ऊपर ले लेता हूं, यहां पे लिखेंगे पेन इन ब्रेस्ट। साइड इफेक्ट देखो, पेन इन ब्रेस्ट। जो फीमेल की ब्रेस्ट है वहां पे क्या होता है, पेन आता है, मतलब दुखता है वो। ठीक है, उसके बाद यहां पे जो है वो आपका जो वेट है वो गेन होता है, जो वेट है ना वो गेन होता है, ज्यादा जो है ओबेसिटी आ जाती है, ओबेसिटी, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट इधर साइड इफेक्ट है वो ये है, पहला पेन इन ब्रेस्ट, देन वेट लॉस, उसके बाद नोजिया। नोजिया मतलब क्या, कि ऐसा लगता है वोमिटिंग आ रही है, वो टाइप की फीलिंग को बोला जाता है नोजिया। करेक्ट है? यस सर। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, दिस आर द साइड इफेक्ट्स। ओके, जो लास्ट में मैंने 3 आपको ये बताया, रेड कलर में डिनोट करता है इसको, ये साइड इफेक्ट्स है। ऊपर में थोड़ा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये पिल्स जो है यूज की जाती है बाय दी फीमेल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस के बारे में। और एक लास्ट है आपका, ठीक है, कौन सा है, एक लास्ट जो मेथड जो बचा हुआ है वो हम देखेंगे। इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, ये कट कर देंगे। ओके, तो 7 नंबर का जो है वो मेथड है अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यस, ओके। सो अदर कॉन्ट्रासेप्टिव में जो है वो आपका एक मैच स्टिक्स के जैसा, जैसे आपको पता है कि जो माचिस होती है, माचिस की जो तीली होती है उसके प्रकार से एक जो है कि ये अदर कॉन्ट्रासेप्टिव आता है, जिसको जो है फीमेल जो है वो उसके अपर आर्म में जो है वो इंसर्ट करेगी यहाँ पे। ठीक है, जिसका आपको पता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना हम, आपके बुक में दिया गया है नेक्साप्लानोन या फिर इम्प्लानोन। नेक्साप्लानोन या फिर इम्प्लानोन आपके डायग्राम दी गई है आपके बुक के अंदर, जिसके अंदर जो है वो मैस्टिक्स यूज की जाती है। और इसके अंदर आपको पता होगा कि 4 से 5 साल तक, 3 से 5 साल, 4 से 5 साल तक ये क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है। प्रेगनेंसी को क्या करता है, अवॉइड करता है, प्रेगनेंसी होने नहीं देता। मतलब एक बार यूज करना है, 4 से 5 साल आप बिंदास बेफिक्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आता है नेक्साप्लानोन और इम्प्लानोन। अब ये क्या करती है, उसके अंदर जो केमिकल होता है, जो माचिस की तीली के जैसे स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे डालते हैं हम, उसमें केमिकल होता है जिससे क्या करते हैं कि इसके कारण जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ध्यान में रखना, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये दोनों जो हार्मोन्स है ना, ये कौन, ये हार्मोन्स है जो ओवरी रिलीज करती है, क्योंकि ओवरी 5 हार्मोन्स रिलीज करती है, आपको पता है। पहला ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ओके, इनहिबिन, एक्टिविन एंड रिलैक्सिन। तो ये 5 हार्मोन्स रिलीज करती है। उसमें से ये जो 2 हार्मोन्स है, जब प्रेगनेंसी होते हैं तो ये दोनों हार्मोन्स हाई होते हैं। ध्यान दीजिए, जब प्रेगनेंसी होती है ये दोनों हार्मोन हाई रहते हैं, तो इसीलिए ये यूज करने से क्या होता है, ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो बॉडी को लगता है कि प्रेगनेंसी चालू है, तो ओहम रिलीज नहीं होता। समझ में आ रहा है? ओहम नहीं रिलीज होता तो स्पर्म गया उधर, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसके कारण ये यूज किया जाता है। ये थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करती है ये मेथड। ठीक है, वो है अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। तो हमने ये 5 मेथड्स देखे, आपको समझ में आ रहा होगा, आपकी बुक में दिया गया है, एकदम डिटेल में मैंने समझाया आपको। नेचुरल मेथड, क्वाइटस इंटरप्ट्स, लैक्टेशनल एमेनोरी, केमिकल मीन्स, मैकेनिकल मीन्स, फिजियोलॉजिकल मीन्स एंड अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके,
तो यहां पर हमने बर्थ कंट्रोल के टेम्पररी मेथड्स तो देख लिए, अब परमानेंट मेथड देखते हैं, ठीक है। ओके, तो ऊपर में सबसे पहले बर्थ कंट्रोल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले स्लाइड में ही हमने देखा है बर्थ कंट्रोल, ये टेम्पररी मेथड्स हमारे हो गए। अब थोड़ा परमानेंट मेथड देखते हैं, क्या देखेंगे, परमानेंट मेथड्स बी वाला देखेंगे। अब परमानेंट मेथड्स, ठीक है, यस सर। अब जो परमानेंट मेथड है उसमें दो ही ऑप्शन है आपके पास। कितने ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है। एक है वॉसेक्टोमी, वॉसेक्टोमी, और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। यस और नो, यस। एक है वॉसेक्टोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। अब वॉसेक्टोमी में क्या होता है, ध्यान दीजिए, वॉसेक्टोमी जो है वो मेल्स के अंदर करी जाती है, ठीक है, मेल्स के अंदर जो होती है वो होती है वॉसेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल के अंदर की जाती है। किसके अंदर, फीमेल के अंदर। ध्यान दीजिए, ये जो है वो फीमेल के अंदर करी जाती है। अब वॉसेक्टोमी में क्या किया जाता है कि जो आपका वॉस डिफरेंस है ना उसको कट किया जाता है। ओके, जो वॉस डिफरेंस है उसको क्या किया जाता है, कट करेंगे हम वॉस डिफरेंस को, ठीक है। और यहां पे जो ट्यूबेक्टोमी है इसके अंदर ना आपकी फॉलोपियन ट्यूब, या फिर जिसे हम यूटेराइन ट्यूब भी बोला जाता है, तो यहाँ पे यूटेराइन ट्यूब लिखेंगे। यूटेराइन ट्यूब जो है उसे क्या किया जाता है, कट किया जाता है। अब थोड़ा मैं डायग्राम निकाल के भी आपको बताता हूँ कि अगर वो कट किया तो कैसे प्रेगनेंसी अवॉइड होगी। देखो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आया होगा, जो स्टूडेंट का अच्छा थोड़ा पढ़ाई है उनको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके अंदर थोड़ा हमको अभी ये डायग्राम निकालना पड़ेगा आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखो यहाँ से होता है आपका वॉस डिफरेंस, ठीक है, यस। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ग्लैंड्स होती है, यहाँ पे होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे सेमिनल, ये ऊपर के दो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और यहाँ पे जो है वो आपका क्या होता है, पेनिस होता है। अब अगर यहाँ से क्या होता है, टेस्टिस, या टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, सर नो, यस सर। अब ये टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो यहाँ से इस वॉस डिफरेंस से इधर आते हैं, और इधर आके बाकी के ग्लैंड्स की जो सिक्रेशन है उसके अंदर मिलके ये आपका जो पेनिस है उससे बाहर निकलता है, सर नो, यस सर। तो अब यहाँ पे ये आगे जाएंगे ना, तो बीच में इधर जो वॉस डिफरेंस है अपना, उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। इधर कट करके उसको बांध दिया जाता है, टाई किया जाता है, जिससे क्या होगा, इधर से सीमन मतलब बाकी के ग्लैंड्स का फ्लूइड तो निकलेगा, लेकिन उसके अंदर स्पर्म ही नहीं होगा, क्योंकि बीच में हमने यहाँ पे इसको काट दिया है, इधर से भी काट दिया जाएगा। तो ये आपका होगा वॉसेक्टोमी के अंदर, इसको कट करके यहाँ पे हम टाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका टेस्टिस जो है वो टेस्टिस के अंदर का जो स्पर्म्स है वो जो है वो इधर नहीं आएंगे। तो इधर से फिर कुछ तो आएगा ना, कुछ तो मतलब क्या कि ये सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड आएगा, तो ये उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड आएगा, लेकिन उसके अंदर स्पर्म्स नहीं होंगे। क्लियर है, यस, ध्यान में रखना। मतलब वॉसेक्टोमी करने के बाद इजैकुलेशन में फ्लूइड तो बाहर आएगा, उसे हम सीमन कहते हैं, सीमन बाहर आएगा, लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होता है वॉसेक्टोमी के अंदर। अगर हम ट्यूबेक्टोमी की बात करें, यस और नो, यस, तो चलो फिर ट्यूबेक्टोमी की बात कर लेते हैं। यस, ये है आपका ओवरी। तो यहां पे आप देख सकते हो, ये जो आपका फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी है, इसके अंदर जैसे कि वॉसेक्टोमी में हमने देखा था कि वॉस डिफरेंस जो है उसे कट किया जाता है। किसे कट किया जाता है, वॉस डिफरेंस को। और जो ट्यूबेक्टोमी है वो फीमेल के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर। और जो फीमेल के अंदर यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे क्या होता है, ओवरी, यस, ओके सर, यहाँ पे ओवरी निकाल दिया, और इधर ना फॉलोपियन ट्यूब होती है। क्या होती है, फॉलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं उसको, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। उसे हम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं, और उसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ये आपके वैसेक्टोमी के अंदर वॉस डिफरेंस कट किया था, यहाँ पे जो है यूटेराइन जो ट्यूब है या फिर फैलोपियन ट्यूब है, इसे क्या किया जाता है, कट और ब्लॉक किया जाता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ओहम रिलीज होता है
वो ओहम जो है इधर जो स्पर्म आता है तो वो इधर तक अटक जाएगा, वो ओहम तक, यहां पर ओहम तक वो पहुंच नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो जिससे क्या होगा, मेल गैमेट स्पर्म और ओहम का फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा मतलब जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बना मतलब आपकी क्या हो जाएगी, बर्थ कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन ये मेथड कैसी है, परमानेंट है, ये फीमेल के अंदर, ये मेल के अंदर। अगर एक बार ये मेथड कर दी तो फिर लाइफ टाइम के लिए जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हमारे पास अगर कपल है, मतलब दो लोग हैं, तो वाइफ हस्बैंड अगर है तो दोनों के अंदर ये मेथड्स करने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक के अंदर भी अगर ये मेथड कर दिया जाए तो वहां पे जो है उनके बीच में प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, अवॉइड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। ट्यूबेक्टोमी में हम क्या कट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यूटेराइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। और ये जो हमारा वैसेक्टोमी है इसके अंदर हम वास डिफरेंस कट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वैसेक्टोमी का वास डिफरेंस स्टार्टिंग सेम है, जिससे आप ये ध्यान में रख सकते हो। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा कि वॉसेक्टोमी मेल के अंदर होता है या फिर फीमेल के अंदर। वॉसेक्टोमी, वास डिफरेंस, दोनों का स्टार्टिंग सेम है। ये ट्रिक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। यस, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एमटीपी। कौन सा है? एमटीपी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सो एमटीपी। और उसके साथ ही साथ जो दूसरा हम टॉपिक देखने वाले हैं वो एसटीडी। क्या है? एसटीडी। ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय एमटीपी? एमटीपी मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। तो पहले कैसा था, जो औरत है या फिर जो महिला है उसके पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है, वो पता कर लिया जाता था। और अगर लड़की है तो उस प्रेगनेंसी को रोक दिया जाता था, वहीं पे टर्मिनेशन कर दिया जाता था। ठीक है। पहले रूल्स जो थे, लॉ रूल्स, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। अब क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ये हम देखेंगे पहले एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद एसटीडी। व्हाट इज इन बाय एसटीडी? एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसे डिसीज जो सेक्सुअली मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के दरमियान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं, उसे बोला जाता है एसटीडी। ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। अब देखो सबसे पहले एमटीपी देखते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अंदर एक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखनी है, और वो प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज मीन बाय एमनियोसेंटेसिस? अब देखो आपको पता है कि जो आपका मतलब फीटस होता है वो एक लेयर में जो है उसके अंदर वो होता है। ठीक है। तो जो लेयर होती है बाहर की उसे बोला जाता है एमनियन। क्या बोला जाता है? एमनियन। और इसमें, ठीक है, अब यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे फीटस होगा, तो यहां पे हम जो है वो फीटस निकालेंगे आपका। यस, दिस इज आवर फीटस। जस्ट शॉर्टली आप समझो कि ये फीटस है। ओके। और उसके अंदर ना एक फ्लूइड था। ठीक है। ये एमनियन के अंदर क्या था? फ्लूइड था। फ्लूइड था मतलब हर एक जो महिला है जो गर्भ होती है उनके पेट में जो गर्भ होता है उसके अंदर यहां पे क्या है? फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड। और उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। यस, जो फ्लूइड एमनियन इस लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस इज अवर एमनियोटिक फ्लूइड। यस और नो? यस सर, दिस इज अवर एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है। तो ये एमनियोसेंटेसिस, इस प्रोसेस के अंदर कैसे पता लगता है कि गर्भ में जो बच्चा है या फिर वो मतलब बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है, कैसे पता चलता है? तो उसके अंदर का जो एमनियन है उसके अंदर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है और वो जो है वो एक इंजेक्शन के माध्यम से मतलब सर्जिकली वो निकाल दिया जाता है फीमेल के बॉडी के अंदर से। समझ में आ रहा है? यस, जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर से जो आपका लड़का है मतलब ये बच्चा जो अंदर है, गर्भ जो अंदर है, उसमें से ये आपका एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो निकाल लिया जाता है। और ये फ्लूइड निकालने के बाद यहां पर उस पर थोड़ा रिसर्च किया जाता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका कैरियोटाइप देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कैरियोटाइप। कैरियोटाइप। अब कैरियोटाइप मतलब क्या होता है? तो कैरियोटाइप मतलब होता है आपका क्रोमोसोम्स। ध्यान में रखना, यहां पे क्या देखा जाता है? क्रोमोसोम्स। ठीक है। इसके अंदर कौन से क्रोमोसोम्स है वो देखा जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर वो मेल रहा तो उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम्स रहेंगे। देखो अगर मेल रहा तो उसके अंदर XY नाम का ये जो पेयर है वो आपको देखने को मिलेगी अगर वो बच्चा लड़का है तो। ठीक है। अगर वो गर्भ लड़का है, गर्भ लड़के का है, अगर लड़की का है तो क्या दिखेगा? XX दिखेगा। मतलब कि जो हमारा
ये गर्भ है उसके अंदर से जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो निकाल के उसका कैरियोटाइप का स्टडी करके, क्रोमोसोम का स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो पहले कैसा होता था, ये पता मतलब कर लेते हैं और उसके बाद जब लड़की अगर वो रही तो हम क्या करते थे, उसको जो है वो गिरा देते थे। दैट मीन्स क्या करते थे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर देते थे, जिससे क्या हो रहा था कि बच्चों की संख्या बढ़ रही थी, बच्चों की मतलब कि लड़कों की संख्या बढ़ रही थी और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या घट रही थी। और किसी भी स्पेसीज में आपको पता होगा कि वो जो पॉपुलेशन है उसको अगर मेंटेन रहना है तो उसका एक सेक्स रेशियो रहता है, और वो जो सेक्स रेशियो रहता है वो रहता है 1:1। कितना? 1:1। ठीक है। सो किसी भी स्पेसीज को अगर अपना अस्तित्व इस अर्थ पे मेंटेन करना है तो रेशियो सिंपल है 1:1, मतलब एक मेल तो एक फीमेल, मतलब 400 मेल तो 400 फीमेल। ठीक है। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर लड़कियों की संख्या घटती जाएगी तो ये रेशियो जो है वो मेंटेन नहीं होगा, और जिसके कारण जो हमारी स्पेसीज है वो आगे चल के जो है वो लॉस में जा सकती है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये ध्यान में रखना है, उसे हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, जिस प्रोसेस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करके हम ये बता कर सकते हैं कि जो लड़का है गर्भ में वो लड़का है या फिर लड़की है। ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आप बोलोगे सर फिर इसका इन्वेंशन कैसे हुआ? देखो, एमनियोसेंटेसिस ये प्रोसेस करके हम मेडिकली ये पता कर सकते थे कि इसके अंदर जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट कैसे चल रही है। यस, अगर डेवलपमेंट नॉर्मल है तो ठीक है, तो अगर नॉर्मल नहीं है तो ये वैसे नहीं करते थे हम एमनियोसेंटेसिस। तो जब हमको लगता था कि यस इसकी डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं है तो उस टाइम पे हम ये चेक कर लेते थे। अगर वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, मतलब कुछ यहाँ पे जो पार्ट्स है वो पता है कि ये जो बच्चा है वो आगे चल के नॉर्मल बच्चा नहीं पैदा होगा, तब जाके हम जो है वो ये एमटीपी का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। अभी भी होता है। तो जब ये संकेत मिल जाते हैं कि ये बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है, उसके बाद आप एमटीपी कर सकते हो मेडिकली। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप अच्छे से पता कर सकते हो वो लड़का है या फिर लड़की है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। तो एमनियोसेंटेसिस में अच्छा यूज इसका क्या है कि एबनॉर्मलिटीज अगर है तो उस बच्चे को इस जीवन में लाने से पहले हम क्या कर देंगे, उसको जो है वो स्टॉप कर देंगे, टर्मिनेशन कर देंगे प्रेगनेंसी, क्योंकि आगे लाइफ में आने के बाद भी उसको प्रॉब्लम्स फेस करने और घर वालों की भी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। ठीक है। तो ये होता है आपका एमनियोसेंटेसिस। अब देखो इसके अंदर ना कुछ रूल्स थे पहले। ठीक है। देखो एमटीपी का एक्ट था, कौन सा था सर एक्ट? देखो एमटीपी का एक एक्ट था 1971 में। कौन सा? 1971 में एक एक्ट था, और उसके अकॉर्डिंग एक नया जो है वो एक्ट बनाया गया जो कि 2017 में बनाया गया। कब? 2017 में। सो 1971 में जो एमटीपी का एक्ट हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है उसका इस्तेमाल करके 2017 में एक एक्ट जो है वो बनाया गया। और इस एक्ट के अनुसार, ठीक है, इस एक्ट के अनुसार सबसे पहले तो क्या कर सकते हो आप, फर्स्ट से 20 वीक तक, ठीक है, फर्स्ट से 20 वीक तक जो आपका बेबी है, मतलब सपोज वो प्रेगनेंसी जो फर्स्ट से 20 वीक तक जो प्रेगनेंसी है उसे आप टर्मिनेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यस सर। तो फर्स्ट से 20 वीक तक आपकी प्रेगनेंसी को ये इतना समय हो चुका है, तब तक आप क्या कर सकते हो, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो। उसके आगे आप प्रेगनेंसी को क्या नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सो पहले 20 हफ्ते तक आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ये रूल है आपका एमटीपी का 2017 के अनुसार। समझ में आ रहा है? यस सर। आप बोलोगे सर कि ये रूल कैसे याद करें सर, ये 1971 और 2017 ये कैसे याद हुआ? बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। देखो ये 1971, तो यहाँ पे ये एक जो है वो इधर आ गया, 7 इधर चला गया, मतलब हो गए 17, और ये 19 में एक ऐड कर दो 20, मतलब 2017। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। ये अगर नंबर याद है तो उससे ये नंबर निकाल सकते हो। थोड़ा ट्रिक वाइज हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी होता है। ठीक है। यस सर। ये है आपका एमनियोसेंटेसिस और उसका लॉ। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट देखते हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका एसटीडी। कौन सा पॉइंट है? एसटीडी। ठीक है। एसटीडी मतलब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है। इसके लिए आपकी किताब में एक बहुत अच्छा चार्ट दिया गया है, जिसके अंदर आपको 2 डिसीज जो है देखने को मिलेंगे, एक सिफेलिस और दूसरा गोनेरिया। ठीक है। तो सिफेलिस जो है वो आपका
ट्राइकोडर्मा पैलिडम ये बैक्टीरिया से होता है, और जो आपका गोनोरिया है वो नेजेरिया गोनेरी, वो आपका नेजेरिया गोनेरी इस जो बैक्टीरिया है उससे होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको वहां पे प्रिवेंशंस भी दिए गए हैं, उनके इंक्यूबेशन पीरियड दिया गया है, सारी चीजें दी गई है आपके बुक में अंदर। एक बहुत अच्छा चार्ट है, वो IMP है, उसे आप अच्छे से कर लेना। समझ में आ रहा है? वो आपका STD में आता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, ठीक है, यस सर। अब इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है? देखो, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, पर्सन इन द सेंस हम बोल सकते हैं कपल, कुछ ऐसे कपल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल, उनको ना नेचुरली जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब उनको जो संतान नहीं होती, एक अच्छे से वो पीरियड के अंदर जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर 3-4 साल में फिर भी ये जो अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही, तो वो जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें देखने की आवश्यकता है, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। और वो जो लोग हैं, वो जो कपल है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इनफर्टाइल, बरोबर, इनफर्टिलाइज। अब जो पर्सन, ऐसे कपल होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको समाज में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक अंधविश्वास भी ऐसा होता है कि अभी ये जो लोग हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनसे दूर रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे उनके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ जहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो नहीं हो रही है, जिसके कारण ये जो है वो इनफर्टिलिटी उनके अंदर आती है। अब देखो 1978 में, ठीक है, 1978 में जो है, जो कपल थे उनके पास 2 ही ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये था कि किसी चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर लो, और दूसरा ऑप्शन ये था कि जिंदगी भर जो है आप संतान के बिना ही रहो। ये 2 ऑप्शंस जो है वो आपके 1978 के अंदर थे। लेकिन अभी आपने तो 2020 या फिर 20th सेंचुरी में, 2000 अभी 23 चल रहा है, तो 20th सेंचुरी में क्या है? बहुत सारे ऑप्शंस है, और उसी ऑप्शंस को हम आज देखने वाले हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है। अब इसके अंदर आपको ये पता करना होगा कि प्रॉब्लम आपका मेल के अंदर है या फिर फीमेल के अंदर है सबसे पहले, और उसके बाद वहां पे वो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अगर फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है तो अलग ट्रीटमेंट, मेल के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो अलग ट्रीटमेंट। समझ में आ रहा है? यस सर। तो वो ट्रीटमेंट्स को, कि एक ऐसा कपल है जो नेचुरली कंटिन्यूअस 2 से 3 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको नेक्स्ट जो जनरेशन है, दैट मीन्स संतान जो है वो नहीं हो रही, तो वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है, यस सर। तो देखो, सबसे पहला जो पर्याय उनके पास है और वो है IVF, ठीक है, IVF। तो IVF मतलब क्या होता है सर? इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपने जो टीवी पे देखी होगी, तो IVF मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF मतलब क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो व्हाट इज बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? तो ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से कि इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। अब फर्टिलाइजेशन मतलब आपको पता है जिस प्रोसेस के अंदर मेल और फीमेल जो है वो फ्यूज होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। अब यहां पे फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल प्रोसेस कैसी होती है कि जो मेल है उसके जो सीमन रिलीज होता है इन इजैकुलेशन, वो आपका फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में से आपके ओवरी के एम्पुला साइड में जाके फर्टिलाइजेशन करता है। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन जो फीमेल है उसके बॉडी के अंदर ओवरी में होती है, दैट मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन IVF के अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि जो कपल्स हमारे पास है उनमें से जो वाइफ है, मतलब जो हमारे पास महिला है, उनमें प्रॉब्लम है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हम क्या करेंगे? आउटसाइड द बॉडी, मतलब IVF, ये ट्रीटमेंट हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे, IVF के अंदर थोड़ा पैसे भी आपको लगेंगे, लेकिन आप IVF कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, उसके बाद वहां पे क्लीवेज होने के बाद जो है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद आगे की जो स्टेप्स होंगे आपकी, वो आपके फीमेल के बॉडी के अंदर होगी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम्स वो रियल जो हमारे कपल हैं उनके ही रहेंगे, लेकिन जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के बाहर होगा,
वो होता है आपका आईवीएफ। यस सर, ये समझ में आ गया और आपने टेलीविजन पे इसके बारे में देखा भी होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये इजी है आईवीएफ। ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा पर्याय हमारे पास जो है वो है ZIFT। ठीक है, ZIFT। आप बोलोगे सर व्हाट इज मीन बाय ZIFT? ZIFT मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, देखो मैं बायोलॉजी में हर बार कहता हूं कि 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में ही होती है, जस्ट ढूंढो आप। तो देखो आप यहाँ पे, ये सबसे पहला है जाइगोट, यहाँ पे थोड़ा गौर करिए, क्या है? जाइगोट है। उसके बाद यहाँ पे है आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्रांसफर लिखा है, मतलब फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे होती है? आपका फीमेल के ओवरी के अंदर होती है, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे क्या होता है? बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका स्पर्म है, यह आपका ओवम है, इनका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। दोनों के जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएंगे और ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे जाइगोट बनेगा। यस और नो? हाँ जी सर, सही है। ठीक है, ये आपका स्पर्म, ये आपका ओवम, दोनों फ्यूज हो गए, क्या बन गया? जाइगोट। तो यहाँ पे ZIFT जो है, इसके अंदर आपका जाइगोट बनता है और ये जो जाइगोट है ये बॉडी के बाहर बनता है। ध्यान दीजिएगा, बॉडी के बाहर। ये IVF के जैसा ही है, लेकिन इसमें अलग क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां तक जैसे कि IVF में भी वैसा ही है, स्पर्म ओवम फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बाहर बनता है। यहां पर भी ये ZIFT में भी वो स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जाइगोट बनता है। लेकिन आगे देखो, आगे थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जब ये जाइगोट बनता है, इस जाइगोट को जो है वो आगे ना, ये आपकी जो ओवरी है, ठीक है, ये आपकी ओवरी में, यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा जो है वो निकाल रहा हूँ। ये जो आपकी ओवरी है उसमें से आपको पता है ये जो साइड होती है दोनों तरफ होती है, उसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो जब जाइगोट बनता है, इस जाइगोट को क्या किया जाता है? आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, सो जाइगोट बनाया हमने, उसके बाद फैलोपियन के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया, इसे हम कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखो उसके नाम में ही आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जाइगोट को हम क्या कर रहे हैं? आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। और आगे जाके ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो आगे क्लीवेज, उसके बाद वहां पे क्या होगा? ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन और गैस्ट्रुलेशन, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के प्रोसेसेस होके आगे चल के वहां पे क्या होगा? आपका फीटस बनेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अबाउट द ZIFT। अब आगे हम देखते हैं, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो है GIFT। क्या है? GIFT। तो ZIFT और GIFT दोनों बहुत सिमिलर है, थोड़ा सा उनके अंदर क्या है? डिफरेंस है। तो देखो GIFT, जिसे हम गिफ्ट भी कहते हैं, इसे गिफ्ट। ठीक है, GIFT ऊपर का, ये आपका GIFT। अब देखो मैंने आपको बार बार मैं कहता था कि 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में होती है। जैसे कि यहां पे क्या होगा फिर? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यस और नो? यस सर। सो यहां पे ध्यान में रखना है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि जो गैमेट्स है, मतलब आपका ये स्पर्म है और ये ओवम है, इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं? आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, यस और नो? यस सर। ये जो आपकी फैलोपियन ट्यूब यहां पे होती है, उस फैलोपियन ट्यूब में हम क्या करते हैं? डायरेक्टली जो है वो आपका गैमेट्स वहां पे छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। सो ZIFT में हम गैमेट्स वहां पे छोड़ रहे हैं, ZIFT में हम जाइगोट छोड़ रहे हैं, GIFT में हम गैमेट्स वहां पे छोड़ रहे हैं। कहां पे छोड़ रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इसलिए हम उसको कहते हैं फैलोपियन ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो फिर हम यहां पे गैमेट छोड़ेंगे तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, तो गिफ्ट के अंदर ध्यान में रखना, गिफ्ट, यहां पे गिफ्ट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहां पे होगा? इनसाइड द फीमेल बॉडी, ओवरी के अंदर। लेकिन ZIFT में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहां पे होगा? आउटसाइड होगा। ध्यान दीजिएगा। और IVF में भी आपका जो फर्टिलाइजेशन था वो कहां पे होता था? बाहर होता था, आउटसाइड द बॉडी होता था फीमेल के।
ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है अबाउट द IVF, ZIFT और GIFT। ये 3 चीजें सर बहुत क्लियर हो गई सर, क्या पढ़ाते हो। ठीक है, अगला वाला पॉइंट देखते हैं। चलो इसको मैं क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं। यस, अगला वाला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे। तो जो अगला वाला आपका पॉइंट रहेगा वो कौन सा है सर, तो वो है 4th वाला AI। कौन सा है, AI। आप बोलोगे सर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इन इनफर्टिलिटी। तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। यस और नो, यस सर। सो यहां पे AI मतलब अलग वाला AI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इंसेमिनेशन, तो जिस प्रोसेस के अंदर मेल फीमेल कांटेक्ट में आते हैं और जो मेल है वो अपने पेनिस से क्या करता है, रिलीज स्पर्म, दैट मीन्स सीमन, हम उसको कलेक्टिवली कहते हैं। तो जब सीमन रिलीज होता है तो उस रिलीज करने की प्रोसेस को, और जो फीमेल के बॉडी के अंदर जो रिलीज होगा उस प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन। ठीक है, तो कभी कभी जो आपका मेल है उसके अंदर लो स्पर्म काउंट होता है, जिसके कारण यहां पे जो इंसेमिनेशन है वो अच्छे से वो कर नहीं पाता फीमेल को। तो उस कंडीशन में हम जो इंसेमिनेशन करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ मशीन करते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब इंसेमिनेशन तो हो रहा है लेकिन आर्टिफिशियली, विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स हम क्या करते हैं कि जो आपका स्पर्म है वो कलेक्ट करते हैं पहले मेल से, और वो कलेक्ट किया हुआ जो आपका सीमन है या फिर स्पर्म्स उसके अंदर जो होंगे उसे हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यस और नो, यस सर, बहुत सिंपल है ये आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके सर, आगे जो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे वो है आपका 5 नंबर का ICSI। ठीक है, ICSI मतलब क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, यस सर, तो लिख देते हैं। चलो फिर आगे यहां पे लिखेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यस, यहां पे क्या करेंगे हम कि आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में यहां पे जो ओहम होता है वो ओहम लेंगे, उस ओहम के अंदर साइटोप्लाज्म होगा और वो साइटोप्लाज्म के अंदर हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, आपका स्पर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आपका जो ओहम है उसके साइटोप्लाज्म में, इसके साइटोप्लाज्म में, ओहम के साइटोप्लाज्म में जो स्पर्म हम बाहर से इंजेक्ट करने वाले हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और ये जो है वो आपका IVF के बराबर होता है, मतलब IVF जैसा है वैसा ही ये आपका ICSI होता है। समझ में आ रहा है, यस सर। तो सभी जो आपके जो इनफर्टिलिटी के मेथड्स है या फिर हम बोलेंगे कि पर्याय जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा क्लू दे रहा हूं, बेसिक फिनोमिनन क्या होता है उसके अंदर वो बता रहा हूं। आपकी किताब के अंदर अगर आप देखोगे उसके अंदर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है वो एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिखना है। समझ में आ रहा है, यस सर। इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक बार अगर आप किताब को पढ़ोगे या फिर 2 बार अगर लेक्चर को फिर से एक बार रिपीट देखा तो समझो खेल खलास। ठीक है, यस सर। तो ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो आपका ओहम है उसका साइटोप्लाज्म जो है उस ओहम के साइटोप्लाज्म में सर जो आपका स्पर्म है उसको इंजेक्ट किया जाता है, इसे ही हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, यस सर। ओके, यहां तक तो सर समझ में आ गया। अब आगे का बताओ सर। ठीक है, आगे आप 1-2 जो है वो आपका पर्याय जो है वो बचा हुआ है। ये हो गया आपका ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके बाद जो 6 नंबर का जो हमारे पास पर्याय है वो कौन सा है वो हम देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो आपका जो 6 नंबर का जो पॉइंट है और वो है आपका IUI। व्हाट इज मीन बाय IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो आपका जो AI है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ध्यान में रखना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर जो है वो आपको पता है कि जो स्पर्म है वो मशीन से अंदर डाले जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन ये कहां पे डाले जाते हैं, अगर स्पेस पूछा गया तो ध्यान में रखना सर्विक्स। ठीक है, तो सर्विक्स के अंदर ना ये ऐड किए जाते हैं। आप बोलोगे सर सर्विक्स कहाँ पे होता है, थोड़ा एक आप रिवाइज करके बताओ ना सर हमें। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको क्या करता हूँ स्ट्रक्चर निकाल के बताता हूँ। यस,
ओके, ये हम निकालेंगे आपका स्ट्रक्चर ओवरी का, ठीक है, यस सर। उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पे होता है ओवरी, यह है आपका ओवरी, और इस ओवरी के अंदर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो पार्ट होता है नीचे वाला, ये होता है वजाइना, वजाइना के ऊपर होता है सर्विक्स, ध्यान दीजिएगा क्या होता है सर्विक्स, और यहाँ पे जो पार्ट होता है उसे हम यूटेरस कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एआई होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके अंदर जो स्पर्म्स है या फिर सीमन है, उसे कहाँ पे डाला जाता है, उसे जो है वो सर्विक्स के ऊपर क्या किया जाता है, उसको सर्विक्स के अंदर, मतलब यहाँ तक सर्विक्स तक, ये आपकी जो सर्विक्स है यहाँ तक उसको पहुंचाया जाता है इन एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बट यहाँ पे IUI के अंदर ध्यान में रखना, इसका लॉन्ग फॉर्म समझ लो आप, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सीमन जो है वो कहाँ तक या फिर कहाँ पर पहुंचाया जाता है। IUI मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ये दोनों नियर अबाउट सिमिलर है, क्योंकि दोनों में क्या है, इंसेमिनेशन है। लेकिन यहां पे इंसेमिनेशन जो है वो किया जाता है, लेकिन किसके अंदर, यूटेरस के अंदर। यूटेराइन मतलब क्या होता है आपका यूटेरस, अंडरस्टैंड, यस सर। तो यहाँ पे ये यूटेरस के अंदर क्या किया जाता है, आपका जो सीमन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, और AI के अंदर जो है मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर आपका जो है वो सर्विक्स के अंदर क्या किया जाता है, सीमन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन एंड AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके सर, ये समझ में आ गया सर। अब लास्ट के दो हमारे पास पर्याय बचे हुए हैं। एक 7वां नंबर का पर्याय है आपके पास स्पर्म बैंक, और उसके बाद एक लास्ट होता है 8 नंबर का, वो होता है एडॉप्शन। क्या है, एडॉप्शन, ठीक है। अब सबसे पहले इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूं, यस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ओके। अब इसके अंदर 7वें नंबर का जो पर्याय है आपका, वो कौन सा है, स्पर्म बैंक। अब जैसे कि ब्लड बैंक होती है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे नहीं होते सर, 4 ही होते हैं, AB और O। उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका स्पर्म बैंक होता है, जिसे हम सीमन बैंक भी कहते हैं, ठीक है। स्पर्म बैंक को हम क्या बोलेंगे, सीमन बैंक भी बोलते हैं। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसके अंदर जो स्पर्म्स है ना उसको कलेक्ट किया जाता है। अब अगर कोई मेल है, अब कपल है, उसके अंदर मेल में प्रॉब्लम है, मेल में स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, या फिर स्पर्म्स हेल्दी नहीं है, एक्टिव नहीं है, क्योंकि स्पर्म एक्टिव भी होनी चाहिए, उसकी मोर्टेलिटी भी होनी चाहिए, मतलब मूवमेंट करने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, उसे बोला जाता है हेल्दी स्पर्म्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पर्म बैंक बनाएंगे। जिस प्रकार से ब्लड बैंक बनाया जाता है उसी प्रकार से स्पर्म बैंक, जिसमें अलग अलग प्रकार के लोगों के स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पे जिस लोगों को हम ये स्पर्म दे रहे हैं उनको ये नहीं बताया जाता कि ये स्पर्म किसका है, ठीक है। अगर पता चल गया तो वो सामने वाला इंसान बोल सकता है कि ये मेरे से बना है, या फिर वो उसके ऊपर अपना वर्चस्व दिखा सकता है। इसके कारण एक रूल है, एक एक्ट है, जिसके अंदर हम सीमन बैंक या फिर स्पर्म बैंक के अंदर जो स्पर्म का डोनर है, जिसने स्पर्म दिया है, जो हेल्दी डोनर ही यहाँ पे लिए जाते हैं स्पर्म बैंक के लिए। तो वो जो हेल्दी डोनर है उसका नाम रिवील नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है आपका स्पर्म बैंक के अंदर, सीमन बैंक के अंदर। आप बोलोगे सर आपने हमें पढ़ाया था कि जो स्पर्म है ना वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही एक्टिव रहता है, ठीक है। 24 आवर्स नहीं सर, 24 आवर्स टू 48, ठीक है। मतलब आपका 24 टू 48 आवर्स के लिए आपका जो स्पर्म है वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो स्पर्म बैंक है, मतलब बहुत सारे दिनों तक स्पर्म को रखा जाएगा, तो क्या फिर वो स्पर्म डेड नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वो जो आपका स्पर्म है वो डेड नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रिजर्व किया जाता है, और वो मेथड का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोला जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर में उस स्पर्म को या फिर उस सीमन को कलेक्टिवली रखा जाता है, और उसमें जो है वो आपका स्पर्म्स डेथ नहीं होती उनकी, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे कम होता है। उस मेथड का नाम होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। उस मेथड में ये आपके स्पर्म्स को, मतलब ये आपके सीमन को प्रिजर्व किया जाता है, और जब उसका काम पड़े तब उसको यूज किया जाता है।
समझ में आ रहा है? तो ये आपका स्पर्म बैंक का सीमन जो है इसका काम कहाँ पे पड़ेगा आपको? एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर, जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब हम क्या करेंगे, आपका जो ये सीमन है, ठीक है, या फिर स्पर्म है, वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब ये फीमेल अगर इसका पार्टनर, मतलब ऐसी फीमेल है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमें करना है, लेकिन जो पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं अच्छे से कर पा रहा है, तो उसमें जो है उनके भी सीमन यूज कर सकते हैं, वो भी हमारे पास एक ऑप्शन है, या फिर हम सीमन बैंक से किसी अदर मेल के भी सीमन हम यूज कर सकते हैं। ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है अबाउट द स्पर्म बैंक या फिर सीमन बैंक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एडॉप्शन, जो कि लास्ट वाला आपका टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 6 में से, ठीक है। अब एडॉप्शन में क्या किया जाता है, देखो यहां पर सिंपल है, किसी को गोद ले लेना बच्चों को, उसे बोला जाता है एडॉप्शन। अब देखो यहां पर बहुत सारे पर्याय है, लेकिन इसमें से हम कोई नहीं कर सकते या फिर ये कॉस्टली है, तो आपके पास एक पर्याय जो है वो लास्ट में बचता है, वो है एडॉप्शन। मतलब आप क्या करोगे, किसी बच्चों को गोद ले लोगे, तो इसमें एक ही एक नियम है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो गोद लेने वाला व्यक्ति है उसकी एज कम से कम 21 होनी चाहिए, 21 के ऊपर, ठीक है। 21 के ऊपर जब वो लड़का होता है या फिर लड़की होती है, तो इसमें सिंगल पेरेंट भी किसी बच्चों को गोद ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कपल ही चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, तो उस बच्चे को गोद ले सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है अबाउट द एडॉप्शन। इसमें सिर्फ आपको 21 ईयर जो है वो मिनिमम चाहिए किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है अबाउट द इनफर्टिलिटी, ठीक है। यस सर, इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यस, अब थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने क्या देखा। सबसे पहले सर इनफर्टिलिटी के अंदर हमने देखा IVF, उसके बाद देखा सर ZIFT, उसके बाद GIFT, उसके बाद AI, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गैमेट इंट्रा फॉलिपियन ट्रांसफर, ओके, ये जाइगोट इंट्रा फॉलिपियन ट्रांसफर, ये गैमेट इंट्रा फॉलिपियन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसके बाद इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, उसके बाद स्पर्म बैंक और एडॉप्शन। ये 8 अभी इस 2023 में 20th सेंचुरी में ये पर्याय उस कपल के पास है जो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ ये मैंने आपको बता दिया इनफर्टिलिटी के बारे में, और हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।